हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जो कि मैंने आप लोगों से बताया था। तो आज से क्लास कंटिन्यू होगा और कोशिश करूँगा कि क्लास थोड़ा बड़ा हो और एक से ज़्यादा क्लास मैं करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आज के पहले बहुत से टॉपिक पेडागोजी के हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आप अगर आज नए दर्शक हैं, आज के पहले आपने कोई क्लास नहीं देखा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी क्लास हैं बिल्कुल फ्री हैं। और अगर आप वो क्लास जाके देख लेते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो पेडागोजी के 60 अंकों में से कम 55 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। इतना आप कम से कम पाएंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। विविधता, विकलांगता, समावेशन की अवधारणा। इस टॉपिक से प्रश्न 101% आएंगे। इसमें विकलांगता के प्रकार भी पढ़ना है, समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना है। तो सभी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में और आसानी से हम समझते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी है क्लास के अंत में, उसको भी सॉल्व करिएगा। समावेशी शिक्षा, सबसे पहले आसान भाषा में आप समावेशी शिक्षा को समझ लीजिए कि आखिर यह होता क्या है। देखिए, एक सामान्य विद्यालय होता है जहां हम लोगों ने पढ़ाई की है, ठीक है। और आजकल समावेशी शिक्षा की जो प्रणाली है उसके अंतर्गत ऐसा विद्यालय बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे क्या होते हैं, जो या तो देख ना पाएँ, सुन ना पाएँ, किसी भी प्रकार की विकलांगता हो उनके अंदर, ठीक है, दिव्यांगता हो, या फिर वे बौद्धिक रूप से बहुत तीव्र हों, मतलब उनकी बुद्धि या तो बहुत तीव्र है या तो बहुत निम्न है या कोई दिव्यांगता है। प्लस सामान्य जो बच्चे होते हैं, इन सबको जब एक साथ एक व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा तो उसको कहेंगे समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। तो अब किताबी भाषा में देख लेते हैं। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें जाति, समुदाय, सीखने की अक्षमता या उच्च या निम्न भेदभाव की परवाह किए बिना समान शिक्षा का अधिकार है सभी को, ठीक है। और ऐसी शिक्षा प्रणाली को समावेशी शिक्षा प्रणाली कहते हैं। समावेशन में बच्चों की दिव्यांगताओं के स्थान पर योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और यह सभी अधिगमकर्ताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को संशोधित करता है, ठीक है। यानी कि जो समावेशी शिक्षा होता है, यह विशेष बच्चे, सामान्य बच्चे दोनों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रणाली में जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, जो स्कूल का स्ट्रक्चर है, उन सब में बदलाव किया जाता है इस शिक्षा व्यवस्था में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समावेशन सामान्य शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यापक एवं सभी बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति सहयोगात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक बनाकर इसके पुनर्निर्माण एवं समृद्धिकरण को आवश्यक बनाता है। तो जो समावेशी शिक्षा प्रणाली होती है, यह एक कह सकते हैं कि अलग से इसमें कुछ नहीं किया जाता है। जो सामान्य शिक्षा प्रणाली है उसी को विशेष बच्चों के अनुरूप थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसा प्रणाली बनाया जाता है जिसमें कि सामान्य बच्चा भी आसानी से पढ़ सके, समझ सके, उसको भी कोई दिक्कत ना हो, और विशेष बच्चे जिनमें किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है, ठीक है, या किसी भी रूप से वह स्पेशल हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए, और यह क्या है, समान अधिकार प्रदान करने के लिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा को लागू किया गया है। और एनईपी 2020 जो नई शिक्षा 2020 है, इसमें समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। और इसके अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में या कोई भी जो भी विद्यालय हैं वहाँ एक स्पेशल टीचर यानी कि विशेष शिक्षक जिन्होंने ट्रेनिंग लिया हो विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए। कुछ लोगों ने ट्रेनिंग लिया होता है, डिप्लोमा डीएड करते हैं या बीएड करते हैं, जो बच्चे देख नहीं पाते उनको पढ़ाने का। कुछ लोग साइन लैंग्वेज से करते हैं, जैसे कि मैंने साइन लैंग्वेज से किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन से, ठीक है। तो मैंने साइन लैंग्वेज सीखा हुआ है, जो बच्चे सुन बोल नहीं पाते उनको मैं पढ़ा सकता हूँ। तो इसी प्रकार से अलग अलग जो विकलांगता की 21 प्रकार हैं, ठीक है। तो 21 प्रकार की विकलांगता या दिव्यांगता, माफ करिएगा विकलांगता शब्द सही नहीं है, 21 प्रकार की जो दिव्यांगता है ये आप नोट करिएगा। इसमें जो भी बच्चे आते हैं उन सभी को सामान्य बच्चों के साथ सुविधाजनक तरीके से पढ़ाने की व्यवस्था ही समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। और इसमें मत सोचिएगा कि समावेशी शिक्षा में सिर्फ विशेष बच्चे होते हैं जिनमें कोई दिव्यांगता है। इसमें वे बच्चे भी शामिल होते हैं जो बौद्धिक रूप से बहुत तीव्र होते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, उनको भी समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है। यानी कि बहुत तीव्र बुद्धि, सामान्य बच्चे और जो दिव्यांग बच्चे हैं सब समावेशी शिक्षा में होते हैं। अब ये सभी पॉइंट्स आप नोट करते रहिएगा। समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित विद्यालयों में
विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायक सेवाओं के सहित उनकी आयु और स्तर के साथियों के साथ पढ़ाया जाए। ठीक है, यानी कि जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, किसी भी प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको सामान्य विद्यालय प्रणाली में उनके आयु के अनुसार, ठीक है, उनके उम्र के साथियों के साथ ही पढ़ाया जाए, ताकि वे समानता महसूस कर सकें और खुल के चीज़ों को सीख सकें और उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके। ठीक है, चलिए, समावेशी शिक्षा सामान्य पाठ्यक्रम में, और हाँ, यहाँ एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि समावेशी जो शिक्षा है इसमें कोई अलग से सिलेबस या कोई अलग से चीज़ें नहीं तैयार की जाती। ये सामान्य शिक्षा प्रणाली ही है, बस इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चों को दोनों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसमें स्पेशल अलग से टीचर भी नियुक्त किए जाते हैं समावेशी शिक्षा में, जिनको दोनों बच्चों की आवश्यकताओं का समझ होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा सामान्य पाठ्यक्रम में सभी बच्चों की आवश्यकताओं और अधिगम सहेलियों, सॉरी माफ करिएगा, अधिगम सहेली नहीं, अधिगम शैली होगा। ठीक है, अधिगम शैलियों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को दर्शाता है। इसका तात्पर्य है कि नियमित विद्यालयों में उपयुक्त सहायता तंत्र के साथ सभी अधिगमकर्ता एक साथ सीखने में समर्थ हैं। यानी कि समावेशी शिक्षा यह मानती है कि सभी बच्चे, चाहे कोई स्पेशल है या सामान्य है, वह एक प्रणाली में, एक तंत्र में, एक सिस्टम के साथ पढ़ सकता है। ठीक है, सीख सकता है कोई भी चीज़। और ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि जो दिव्यांग बच्चे हैं, पहले क्या था, दिव्यांग बच्चों का अलग विद्यालय होता था, तो वे बच्चे अपने आप को सामान्य बच्चों से अलग समझते थे और हीन भावना के शिकार हो जाते थे। ठीक है, और सामान्य बच्चे भी उनको अलग समझते थे। लेकिन समावेशी शिक्षा में दोनों बच्चे एक साथ सीखते हैं, दोस्ती करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं होता समावेशी शिक्षा में। इसलिए संपूर्ण रूप से, सर्वांगीण रूप से उनका विकास संभव हो पाता है। ठीक है, मानसिक रूप से अगर कोई बच्चा हीन भावना से ग्रसित हो जाता है तो उसके सीखने में, अधिगम में बहुत ही ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपने एक केबीएस के आपके सिलेबस में ही पैडागोजी के एक टॉपिक है अधिगम संबंधी समस्याएं, उसमें भी ये चीज़ था। अब देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के लाभ निम्नांकित हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, समावेशी शिक्षा से उनको क्या लाभ होने वाला है, यह देखते हैं। सामान्य विद्यालयों में समान शैक्षिक अवसरों के बाल अधिकारों को सुनिश्चित करना, पहला। दूसरा है अंतर क्रिया के अवसर प्रदान करना, जो कि पृथकृत व्यवस्था में संभव नहीं है। प्रत्येक बच्चे की शैक्षणिक सामर्थ्य को अधिकतम बनाना, यानी कि जो विशेष बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनमें जो भी क्षमता है उसको और समृद्ध कर सके और बढ़ा सके, इसलिए समावेशी शिक्षा जरूरी है। बच्चों को उनके साथियों के साथ अधिगम के साथ ही साथ उनके अपने अधिगम में सक्रिय रूप से सम्मिलित करना। अधिगम तथा शिक्षण कार्यक्रम की व्यापक श्रृंखला प्रदान करना, जो सभी बच्चों को सहभागिता, अधिगम तथा सफलता के अनुभव के लिए प्रोत्साहित करे। यह सब विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के फायदे हैं, ध्यान रखिएगा। कहीं कोई भेदभाव नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों और शिक्षकों को संवेदनशील बनाना। कक्षा में बच्चों की योग्यता तथा रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों समेत सभी बच्चों के उपयुक्त व्यवहार आचरण को सुनिश्चित करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को महत्व दिया जाना चाहिए। समावेशन के क्रियान्वयन हेतु सभी भागीदारों जैसे कि अभिभावक, समुदाय, स्वयंसेवी समूह के संगठन एवं सहभागिता को सुनिश्चित करना। ये सभी क्या है, फायदे थे। और हाँ, जिसको भी देखिए एग्जाम में बहुत कम ही समय बचे हुए हैं, तो आप लोग परेशान होंगे कि क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, सभी सब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो अगर आप कंप्लीट पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, जो कि आप कम समय में 2 मिनट में आपको प्राप्त हो जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ में, ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और इसको अधिक से अधिक पढ़ने में आपको, अगर आप पर डे 5 से 6 घंटे भी पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 15 से 20 दिन अधिकतम लगने वाले हैं। तो इस नोट से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी नोट्स लिया है, जिन्होंने लिया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको नोट्स कैसे लगे। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, जिन्होंने भी लिया है 100% सेटिस्फाई हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा जिन लोगों ने लिए हैं। 290 की फीस पे करनी होगी, सभी नोट्स आपको एक साथ मिल जाने वाले हैं। चलिए, अब आपके सिलेबस में ही है
विकलांगता कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक से भी प्रश्न आ सकते हैं आपके परीक्षा में, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है ये टॉपिक। और एक चीज़ और आपको नोट करना है कि 2000 कह सकते हैं कि 18 या 16 के पहले 5 प्रकार की विकलांगताएं थी पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन जो नई विकलांगता की नीति है, दिव्यांगता की नीति है, उसके अनुसार 21 प्रकार की विकलांगताएं, दिव्यांगताएं बताई गई हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत 1995 का एक्ट है, तो पीडब्ल्यूडी 1995 एक्ट के अंतर्गत कितनी प्रकार की विकलांगताएं थी, तो सिर्फ 5 प्रकार की विकलांगताएं थी। लेकिन वर्तमान समय में आरपीडब्ल्यूडी, ठीक है, इसके पहले आर लग जाएगा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत कितने प्रकार की विकलांगताएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 प्रकार की, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं, तो कुल 21 प्रकार हैं। और इसकी विशेषता क्या है या इसके लक्षण क्या होते हैं, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो ब्लाइंडनेस है पहला, लो विजन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, यानी कि जो बच्चे सुन नहीं पाते, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी होता है, उसके बाद लोकोमोटर है, मेंटल इलनेस है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज है, जो अधिगम अक्षमताएं होती हैं, सेरेब्रल पॉल्सी है, उसके बाद ऑटिज्म है, मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसमें बहुत सारी, जैसे कि मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होता है, इसमें बच्चा देख भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता, शारीरिक रूप से चलने फिरने में भी उसको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी विकलांगता, जब ऐसा कोई प्रश्न आएगा कि कई प्रकार की विकलांगता से बच्चा ग्रसित है, तो वह होगा मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है, यानी कि बहुविकलांगता। उसके बाद है लेप्रोसी कॉर्ड, इसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं। उसके बाद है बौनापन, तो बौनापन जिसकी इसमें क्या हाइट है कि उस हाइट का व्यक्ति को आरक्षण दिया जाएगा, विकलांगता के अंतर्गत रखा जाएगा, आगे अभी डिटेल में हम देख लेंगे, प्रश्न बनता है यहाँ से। उसके बाद है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसके बाद है अगला, चलिए इसको डिटेल में ही देख लेते हैं, एक एक विकलांगता को आपने यहाँ नोट कर लीजिए। सबसे पहले 21 प्रकार के कौन कौन से हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी देख लीजिए। तो अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस, इसमें पूर्ण रूप से बच्चा या कोई भी इंसान देख नहीं पाता, देखने में सक्षम नहीं होता है। ये जन्म के समय से भी हो सकता है और किसी एक्सीडेंट, दुर्घटना के कारण भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। दूसरा है लो विजन, यानी कि आंशिक रूप से देखने में, जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, बच्चा लेंस लगा के देख रहा है, तो इसको लो विजन के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। जब नज़दीक या दूर की वस्तु को देखने के लिए आप अपने सामान्य आंखों से न देख पाए, उसके लिए लेंस वगैरह का यूज़ आपको करना पड़े, तो लो विजन के अंतर्गत आता है। और आंखों में भेंगापन का मतलब ये होता है कि आंखों की, आप देखते होंगे जो पुतली होती है, वो इंसान देख रहा होता है आपको, लेकिन आपको लगता है कि आपको न देख के वो बगल में देख रहा है, तो ये भी लो विजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद है श्रवण दोष, हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में जब दिक्कत होती है, तो 60 डेसिबल या इससे अधिक के बहरे कान वाले व्यक्ति को बहरा व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा होगा। सुनने की क्षमता का अभाव होता है, बहरापन, ईयर ड्रम्स का फटना, ये सभी क्या है, इसके लक्षण होते हैं, ठीक है, ये दिक्कतें हो सकती हैं। उसके बाद चौथा है भाषण और भाषा विकलांगता, यानी कि बोलने संबंधी जो दिक्कत है, तो इसमें हकलाना भी होता है, शब्दों की विकृति, आगे पीछे के शब्द, पठन दोष। हकलाना, जीभ का मोटा होना, जीभ की नोक का अभाव, जैसे कि हम लोग का जीभ ऐसे होता है, लेकिन जीभ में कुछ बच्चों का जीभ ऐसे होता है, तो ऐसे जीभ वाले बच्चे कुछ अक्षरों या कुछ शब्दों के उच्चारण में उनको दिक्कत होती है, तो ये भी इस विकलांगता के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हकलाना, कल्पित तालु, तालु में छेद होना, जो बच्चों की तालु होती है उसमें भी अगर छेद है तो इस विकलांगता के अंतर्गत वो बच्चा आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है आपके सामने लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, यानी कि चलने फिरने संबंधी। देख सकते हैं तस्वीर में इन बच्चों के पैर में कुछ या तो कोई यंत्र लगा हुआ है या फिर वो किसी के सहारे चल रहे हैं, ठीक है, बैसाखी वगैरह व्हील चेयर के सहारे चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो चलने में असमर्थता यह एक अस्पष्ट विकलांगता होती है। इन बच्चों के आंदोलनों से उपरोक्त सीमा की त्रुटि समाप्त हो जाती है, यानी कि यह जो विकलांगता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है, यह एक्सरसाइज वगैरह से, जो फिजियोथेरेपी वगैरह होती है, उससे कम की जा सकती है। सभी प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि क्या लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि यह जो विकलांगता है, यह
समाप्त की जा सकती है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से? तो बिल्कुल समाप्त की जा सकती है आंशिक या पूर्ण रूप से भी। अगर कम दिक्कत है थोड़ा मोड़ा बच्चे का, जैसे किसी किसी बच्चे का पैर टेढ़ा होता है इसलिए चलने में उसको थोड़ा मोड़ा पंजे में कुछ दिक्कत होती है, तो छोटा सा ऑपरेशन या फिर एक्सरसाइज के थ्रू बच्चा चल फिर पाता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आउटडोर, उसके बाद सभी स्वीकृत बच्चों की तरह शिक्षित किया जा सकता है इन बच्चों को, इसमें मानसिक रूप से कोई दिक्कत नहीं होती, बस चलने फिरने संबंधी दिक्कत होती है। आउटडोर खेलों और हस्तशिल्प पर विशेष ध्यान देना होगा, यानी कि इन बच्चों जो भी बाहरी खेल होते हैं घर के बाहर जो खेले जाते हैं उनमें इनको मौका मिलना चाहिए, ध्यान देने पर बहुत सारी इनमें सुधार भी देखे जाते हैं। अगला है मानसिक इलनेस, यानी कि मेंटल इलनेस, ठीक है। मानसिक रूप से व्यक्ति समझने और बोलने आदि में हम उम्र बच्चों के समान कार्य नहीं कर पाता, यानी कि आप देखते होंगे 20 साल के हो जाते हैं ऐसे बच्चे, इनके सर का आकार भी काफ़ी बड़ा होता है, थोड़े हेल्दी होते हैं, मोटा जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और 20 साल का बच्चा हो जाएगा लेकिन हरकत करेगा 5 से 6 साल के बच्चे की तरह, या 50 साल का हो जाएगा लेकिन हरकत करेगा 8 से 10 साल के बच्चे का की तरह, ठीक है। तो ऐसे लोगों को मेंटली इलनेस में रखते हैं। इसमें झटका आ सकता है, शरीर में जकड़न होती है, बेहोशी आती है बार बार, व्यक्ति को स्वयं की आवश्यकता अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है, यानी कि व्यक्ति कुछ कह नहीं पाता, किसी से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है अगर मेंटली इलनेस है। अगला है आपके सामने अध्ययन अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें पढ़ने, गणित संबंधी, लिखने, यानी कि आपने पढ़ना लिखना और गणित संबंधी विकलांगता पढ़ा होगा जिसको कि डिसकैलकुलिया बोलते हैं, गणित संबंधी समस्या को डिस्ग्राफिया बोलते हैं, लिखने संबंधी समस्या को, उसके बाद डिसकैलकुलिया पढ़ने संबंधी समस्या को बोलते हैं। तो ये सब क्या है? अध्ययन अक्षमताएं हैं। पढ़ाई में पिछड़ा होना, समझने में कठिनाई होना, आकलन करने में मुश्किल होना, विशिष्ट अध्यायों में कठिनाई होना, विशेष रूप से पढ़ना, लेखन और गणित में कठिनाई, एक दर्पण छवि की तरह लिखना, फिर से लिखना, ठीक है। आपने वो तारे ज़मीन वाला मूवी देखा होगा, तो तारे ज़मीन पर जो बच्चा होता है वह इसी अक्षमता का शिकार होता है, इसी यही डिसेबिलिटी उसके अंदर होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सिरेब्रल पॉलिसी, ठीक है। इसमें क्या होता है? शरीर की गतिविधियां शरीर की गतिविधियों, मांसपेशियों के संकुचित होने या खिंचने, या शरीर की अवस्था, पोस्चर में एक जन्मजात विकार, ठीक है। दिमागी लकवा अक्सर जन्म से पहले दिमाग के असामान्य विकास की वजह से होता है। लक्षणों में सामान्य से ज़्यादा सजगता, हाथ पैरों का निष्क्रिय होना या अकड़ जाना और अनियंत्रित गतिविधियां शामिल हैं। ये लक्षण बचपन से ही दिखाई देते हैं, ठीक है। ये सब इसके क्या है? पहचान है सेरेब्रल पॉलिसी के। अगला जो विकलांगता है आपके सामने वो है ऑटिज्म, यानी कि इसको कह सकते हैं स्वालीनता, स्वालीनता भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा अपने आप में ही खोया रहता है। अगर वह अपने फेस पे ऐसे मान लीजिए खुजली कर रहा है तो करते ही जाएगा, करते ही जाएगा, मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा कितने देर से कर रहा है, खून तक निकल जाता है, ठीक है। इसमें बहुत, ये कह सकते हैं बहुत ही गंभीर समस्या होती है और इसको ठीक करना भी बहुत ही असंभव तरीके का होता है, ठीक है। तो ऑटिज्म में क्या होता है? विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या जो बातचीत करने और दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देता है। ऐसे लोग खुद में ही जीते हैं, मतलब एक कमरे में बंद रहेंगे, बाहर आना जाना इनको पसंद नहीं होगा। उसके बाद है ऑटिज्म तंत्रिका तंत्र पर असर करता है और प्रभावित व्यक्ति की बुद्धि, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर व्यापक रूप से असर करता है। कुल मिला के स्वालीन का मतलब आप समझते ही होंगे, अपने आप में खोए रहना, तो वही है यह विकलांगता। अगला है लेप्रोसी कॉर्ड, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं, ठीक है। ऐसे हाथ पैर में दिक्कत हो जाती, उंगलियों में खास तौर पे, और उंगलियां सीधी नहीं हो पाती, टेढ़ी रह जाती हैं। लक्षण क्या होता है? पाँव और पैरों में कमजोरी, झंझनाहट के रूप में शुरू होते हैं और शरीर के ऊपरी हिस्से में फैल जाते हैं, लकवा हो सकता है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह मुख्यतः त्वचा, आंखों, नाक और बाहरी तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। लक्षणों में शामिल है हाथ और पैरों की त्वचा पर कम अनुभूत शून्यता, कमजोरी सहित हल्के रंग या लाल रंग के पैच देखे जा सकते हैं। कुष्ठ रोग मल्टी ड्रग थेरेपी के 6 से 12 महीने के कोर्स से ठीक किया जा सकता है। प्रारंभिक उपचार विकलांगता से बचाता है। देखिए, अगर इसमें प्रारंभिक बचाव नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ समय बाद उंगलियां सीधी नहीं रहती, ऐसे मुड़ जाती हैं, ठीक है, और वह परमानेंट वैसी हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें कि क्या होता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी में इंसान बहरा भी होता है, यानी कि सुन भी नहीं पाता,
बोल भी नहीं पाता, चल फिर भी नहीं पाता, देख भी नहीं पाता, मतलब कई प्रकार की विकलांगता एक साथ हो जाती है, तो उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है बौनापन, यानी कि 4 फीट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर से अगर किसी की कम हाइट है तो इस विकलांगता दिव्यांगता के अंतर्गत वह आता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो पैमाना है 4 फीट 10 इंच, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 4 फीट 10 इंच इसका पैमाना है, 147 सेंटीमीटर। अगला है, और यह किस कारण होता है? शारीरिक गुणसूत्र वृद्धि और विकास अन्य बच्चों की तुलना में कम होता है। ठीक है। बौद्धिक अक्षमता, आपने शाहरुख खान का एक फिल्म देखा होगा, अभी फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, यही वाली दिव्यांगता उस फिल्म में उसको दिखाई गई है। ठीक है। बौद्धिक अक्षमता, अगर आपको फिल्म का नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आपने देखा हो तो। बौद्धिक, वैसे आपके पास तो अभी इतना टाइम नहीं है फालतू का कुछ करने का, एग्ज़ाम नज़दीक है। चलिए, बस वो फिल्म का एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि ये चीज़ आपको याद रहे। बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता क्या होता है, इसको देखिएगा ध्यान से। इस व्यक्ति की बुद्धि का विकास बाधित होता है और सीखने की समस्याओं को हल करना मुश्किल हो जाता है। दैनिक कार्य, सामाजिक कार्य, दैनिक व्यवहार करना कठिन हो जाता है। पढ़ाई में दिक्कत होती है, व्यवहार संबंधी समस्याएं सामने आने। अब जो नेक्स्ट आपके सामने है वैसे माफ करिएगा, परीक्षा की दृष्टि से यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो है ये भी कोई खास नहीं है, इसके यहाँ से भी प्रश्न नहीं बनेंगे आपके परीक्षा में। अब देखिए थैलेसीमिया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से नोट करिएगा। थैलेसीमिया क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी होती है, बार बार रक्त चढ़ाने की इस बीमारी से जो भी इंसान ग्रसित होता है उसको दिव्यांगता के अंतर्गत, विकलांगता के अंतर्गत रखा गया है। और ऐसे व्यक्ति या बच्चे को बार बार क्या होता है? खून चढ़ाना पड़ता है। ठीक है। उसके उम्र के अकॉर्डिंग, अगर वह छोटा है तो 300 ml, और बड़ा है तो धीरे धीरे 600 ml, ऐसे कर करके उसको हर महीने खून चढ़ाने पड़ते हैं। यह एक अनुवांशिक रोग होता है, बच्चों की रुकी हुई वृद्धि, और इसमें क्या है, शरीर की वृद्धि भी नहीं हो पाती। ठीक है। शुष्क चेहरा होता है, वजन नहीं बढ़ता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार बीमार होते हैं। हीमोग्लो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया अधिक रक्तस्राव, यह एक अनुवांशिक, अच्छा सॉरी माफ़ करिएगा, ये अगला यहाँ पे आ गया 18वां, ये अगली दिव्यांगता है। तो थैलेसीमिया का ये सब क्या है, लक्षण होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपके सामने, नेक्स्ट है 18, नोट करिएगा, हीमोफीलिया। यह क्या होता है? यह भी एक वंशानुगत बीमारी होती है। रोग यह रक्त वाहिकाओं को नुकसान के कारण होता है, इसमें खून बहना, घाव के कारण अधिक रक्तस्राव, ऐसे लोगों को अगर चोट लग जाता है तो रक्तस्राव बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है। प्रश्न भी यहीं से बन सकता है। कभी कभी रक्तस्राव बंद ही नहीं होता है, बिना रुके ब्लीडिंग के कारण शरीर में सूजन आ जाती है, तो ये होता है हीमोफीलिया। और थैलेसीमिया क्या होता है वो तो आपने देख ही लिया, बार बार खून चढ़ाने की जरूरत होती है। अगला है स्किल सेल रोग। स्किल सेल रोग क्या होता है? एनीमिया के कारण शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचता है, शरीर में कोशिकाओं का आकार सी प्रकार का होता है, हीमोग्लोबिन का स्तर कम होना और थकान महसूस होना। अगला है एसिड अटैक, जो पीड़ित होते हैं उनको भी दिव्यांगता के अंतर्गत रखा गया है। चलिए, अगला है पार्किंसंस रोग। इसमें क्या होता है? हाथ पैर में कपकपी होती है, मतलब लिखने वगैरह में दिक्कत होने लगती है। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल दिक्कत है एक प्रकार से, और हाथ ऐसे कांपता है, आप कुछ भी सामान उठाएंगे तो आपका हाथ कांपेगा। चलिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक विकार है जो अक्सर कपकपी के साथ गतिविधियों को प्रभावित करता है। पार्किंसंस अक्सर किसी एक हाथ में कंपन के साथ शुरू होता है और अन्य लक्षणों में धीमी गति, कड़ापन और संतुलन खोना शामिल होता है। दवाएं पार्किंसंस रोग की रोकथाम में मदद कर सकती हैं, यानी कि यह भी एक कह सकते हैं ठीक होने वाली समस्या है, लेकिन इसको दिव्यांगता के अंतर्गत 21 प्रकार में रखा गया है। बस वही याद रखिएगा कि पार्किंसंस रोग में हाथ पैर कपकपी वगैरह शुरू होता है, कपकपी रहता है मतलब कांपता है। ठीक है। अगला देखते हैं, अब कुछ प्रश्न है एमसीक्यू प्रश्न, जिसको आप सॉल्व करिए खुद, और उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। समावेशी शिक्षा के पीछे तर्क यह है कि समावेशी शिक्षा के पीछे क्या तर्क है? समाज विषम है और विषम समाज को पूरा करने के लिए स्कूलों को समावेशी बनाने की आवश्यकता है। हमें विशेष बच्चों पर दया करने और उन्हें सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है। विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल प्रदान करने के लिए यह लागत प्रभावी नहीं है। प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन के लिए मानक एक समान और मानकीकृत होने चाहिए।
चलिए, तो यहाँ सही आंसर क्या होगा आपके अनुसार कि समावेशी शिक्षा आखिर क्या है, क्यों जरूरी है? तो यहाँ दूसरा और तीसरा तो कट जाएगा, क्योंकि विशेष बच्चों पर यानी कि दिव्यांग बच्चों पर दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उनको सामान्य रूप से ट्रीट किया जाना चाहिए और उनको सुविधा प्रदान करना चाहिए जिससे वह स्वयं अपना सर्वांगीण विकास कर पाए। तो दया दिखाने वाली बात नेगेटिव है, कट गया। अलग स्कूल बनाना विशेष बच्चों के लिए, ये भी कट गया। समावेशी शिक्षा का यह बिल्कुल तर्क नहीं है कि विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाया जाए। अब पहला या चौथे में से एक आंसर सही हो सकता है, जो कि सही है पहला। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि इसमें है समाज विषम है। विषम है यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें समानता नहीं है, विसमानता है। ठीक है, सभी लोग अलग अलग हैं। विषम समाज को पूरा करने के लिए स्कूल को समावेशी बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए पहले के समय में विशेष बच्चे जो है, जैसे हम लोगों के साथ शायद ही कोई दिव्यांग बच्चा जो देख ना पाता हो, सुन ना पाता हो, शायद ही कोई ऐसा बच्चा पढ़ा होगा। उन लोगों के लिए अलग स्कूल होते थे। तो हम क्या है, उनको अलग समझते हैं, अलग ट्रीट करते हैं, या उनको बहरा, गूंगा, अंधा कह के उनको अपमानित करते हैं बहुत सारे जगह। ठीक है, लेकिन जब वह आपका फ्रेंड होगा, आपके साथ उसने बचपन से ही पढ़ाई की होगी, तब ऐसे वर्ड आप यूज़ नहीं करेंगे, उनको भी सम्मान देंगे, उनको अपने समान समझेंगे। तो इसी विसमानता को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा का सिस्टम लाया गया है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। और देखिए इसमें चौथा क्यों सही नहीं होगा? प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन के लिए मानक एक समान और मानवीकृत होनी चाहिए। देखिए प्रत्येक व्यक्ति अच्छा परफॉर्म कर पाए, इसके लिए एक ही प्रकार का मानक हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए चौथा कट जाएगा, पहला सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी? लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, दृढ़ मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा लचीला शिक्षा शास्त्र। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए पेडागोजी समावेशी क्लास में। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए? बिल्कुल नहीं। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाए? बिल्कुल नहीं। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए? बिल्कुल नहीं। ये जो केवल वर्ड जहाँ आ जाए, सिर्फ वर्ड जहाँ आ जाए ना, समझ लीजिए वो वहीं गलत हो जाएगा। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए? बिल्कुल। समावेशी शिक्षा का क्या अभिप्राय होता है कि योग्यताओं से परे यानी कि जो भी उनकी योग्यता है या नियोग्यता है, ठीक है, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, सभी को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराई जाए गुणवत्तापूर्ण। अगला है समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? अधिगम का अनुकूल माहौल, विद्यार्थियों की विद्यार्थियों का नामकीकरण, या विद्यार्थियों का पृथक्करण, या रूढ़वादियों को मजबूत बनाना। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा पहला, अधिगम का अनुकूल माहौल। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य, या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र? तो सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? एक बच्चे के विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? इन तीनों में से पाठ्यक्रम और नम्य और सुलभ होना चाहिए, केंद्र का भौतिक वातावरण बाधा रहित होना चाहिए, शिशु विद्यालय कार्यक्रम में शामिल कर्मियों का समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जरूरी है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम का आसान होना, थोड़ा सा मतलब उन आसान वर्ड निगेटिव हो जाएगा। पाठ्यक्रम का कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल होना, ठीक है, लचीलापन, यह जरूरी होना चाहिए, पहला इसलिए सही है। केंद्र का भौतिक यानी कि जो भी सेंटर है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसका भौतिक वातावरण भी बाधा रहित होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग एक चलने फिरने से रिलेटेड जिसके पैर में दिक्कत हो बच्चे के, वह सीढ़ियों पर चढ़ ही ना पाए, उसके लिए रैंप वगैरह का व्यवस्था होना चाहिए। जो भी भौतिक वातावरण है वह बाधा रहित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए समावेशी शिक्षा में। शिशु विद्यालय कार्यक्रम में शामिल जो भी शिक्षक हैं, जो भी अन्य कर्मचारी हैं, उनको उनका भी गहन ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो बच्चों को समझ पाएँ अच्छे तरीके से, पता चले कि समावेशी शिक्षा में कोई जिसको सुनाई नहीं देता हो बच्चा आ जाए और आपको साइन लैंग्वेज का कुछ पता ही ना हो, इशारों में बातचीत करना शिक्षक को आए ही ना। ठीक है, तो उसका प्रशिक्षण भी होना चाहिए। तो तीनों सही है।
अगला प्रश्न है, जब बच्चे सुने और पहचाने गतिविधियां करते हैं तो वे जब बच्चे सुने और पहचाने गतिविधियां करते हैं तो वे एक बुनियादी भाषा कौशल सुनने का अभ्यास कर रहे होते हैं, अपनी शब्दावली का विकास कर रहे होते हैं। तो जब बच्चे सुने और पहचाने गतिविधियां कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उसके पीछे तात्पर्य क्या होता है? तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 और 3 दोनों। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसे बढ़ावा देता है? समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसे बढ़ावा देता है? विद्यार्थियों में अभाव देखने की दृष्टिकोण को, दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान या विद्यार्थियों का पृथक्करण। तो इसका सही आंसर उम्मीद करते हैं आप सभी ने सोच लिया होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान। ठीक है, समावेशी शिक्षा में जो भी अलग अलग विभिन्नताएं हैं बच्चों में, उसका सम्मान करना सिखाया जाता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है? समावेशी शिक्षा में कौन लोग शामिल हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे भी। इस टॉपिक से समावेशी शिक्षा में कौन से शामिल हैं? अधिगम क्षमता वाले बच्चे बिल्कुल शामिल हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी बिल्कुल शामिल हैं, दृष्टिबाधित विद्यार्थी बिल्कुल शामिल हैं, वे बच्चे जो ऐसे समुदाय से हैं जो हाशिए पर है। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं भी जो सही आंसर होगा उसको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, यहाँ 2 कथन दिए हुए हैं, कौन कौन से यहाँ सही होंगे बताने हैं आपको। समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती है। दूसरा कथन है, समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है। दोनों गलत। समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी शामिल होते हैं और यह अपूर्णता के दृष्टिकोण पर नहीं, पूर्णता जो विशेषता होती है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए पहला और दूसरा दोनों गलत है। प्रश्न नंबर 10 का चौथा, ए और आर दोनों गलत है। 11वां प्रश्न, भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं? भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई नीति नहीं है। समावेशी शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग लंबा और विविध है। तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, केवल 2। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई नीति नहीं है, यह गलत है। ये जो RPWD है, RPWD का मतलब राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, और ये जो एक्ट है विकलांग व्यक्तियों के लिए ही है, इसलिए पहला ऑप्शन कट जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग लंबा और विविध होता है। ठीक है, केवल 2। अगला प्रश्न है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसे बढ़ावा देता है? विद्यार्थियों में अभाव देखने की दृष्टिकोण को बिल्कुल नहीं, दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, यही सही हो जाएगा। अच्छा, रिपीट हुआ है प्रश्न, माफ करिएगा, यह 13वें का तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? सृजनात्मक, स्वालीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें ये चारों शामिल होते हैं। ठीक है, और इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे कि समावेशी शिक्षा में किन किन प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। चलिए, तो यही 14 प्रश्न थे इस सीरीज में, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। और हाँ, एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग परफेक्ट PDF नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, 7905352723। सिर्फ 290 फीस अभी आपको पे करने हैं, सभी नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको, पैडागोजी, EVS वगैरह सब कुछ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, सभी बच्चों और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक, निवारात्मक, प्रोत्साहक आयामों को संबोधित करना, मार्गदर्शन और परामर्श के लिए प्रावधान।
ठीक है, कोशिश करेंगे कि इस और इस टॉपिक को, दोनों टॉपिक को एक क्लास में ही कंप्लीट कर दिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चला जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।